हेलो फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी के सीरीज में कर रहे हैं क्लास 6 में हिस्ट्री के चैप्टर को। ठीक है, तो ये जो हम आज चैप्टर करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 है। इससे पहले कि अगर चैप्टर को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके सारे चैप्टर को देख लेंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा तो वो देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि सीटेट में एसएसटी का जो भी अगर आप पेपर देने वाले हैं तो आपको सभी एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे दी गई इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और उसको सही प्रकार से आप समझ सकेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है, चलिए तो चैप्टर को शुरुआत करते हैं। मरुत्सामी और लौह स्तंभ। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान क्या है? प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकरण धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया। तो कि पेपर में पूछा जा सकता है कि तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनाते हैं। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था: खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। देखिए यहाँ पर लोहे के 3 प्रकार भी बताए गए हैं। अब हम देखते हैं लौह स्तंभ के बारे में। आपने दिल्ली में कुतुब मीनार के सामने लौह स्तंभ को देखा होगा। ठीक है, तो महरौली यानी दिल्ली में है। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। ठीक है, जो संभवतः क्या है, गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दी के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। यानी यह जो लोहा है, इतने साल बीत जाने के बाद भी इसमें क्या जंग नहीं लगा है। ठीक है, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, इसको भी देखेंगे। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज़ क्या या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। ठीक है, चलिए इसे धातु मंजसा कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। जो स्तूप के नीचे जो रखी जाती है डिब्बी, उसको धातु मंजूषा कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। ठीक है, प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिससे क्या प्रदक्षिणा कहते हैं। अब देखिए, क्या चारों तरफ वृत्ताकार ये रास्ता होता था। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। अब देखिए यहाँ पर रेलिंग को क्या वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र 7 में आप देखेंगे कि अमरावती को ढूंढना आपको है। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। ठीक है,
इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके प्रवेश काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग क्या इकट्ठा होते थे। अब चित्र को ऊपर देखेंगे आप, ठीक है। देखिए ये सांची का एक महान स्तूप है, ठीक है। इस स्तूप को देखेंगे आप चित्र में। अभी यहाँ पर बताया गया ये कहाँ पर, सांची कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूपों में ईंटों का प्रयोग हुआ, संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग का प्रवेश बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। अब यह बाएं का अमरावती की एक क्या शिल्पकृति है। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन आपको करना है, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर क्या है, उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थरों से बनाया गया, ठीक है। दाएं जब ऊपर देखेंगे आप तो बलिपुरम के एकात्मिक मंदिर है। एकात्मिक मंदिर मंदिर का मतलब क्या होता है, इनमें क्या है, प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी की को क्या तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकात्मक कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं, ठीक है। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसे आप देखेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, ऐहोल का ये दुर्ग मंदिर है। ये लगभग क्या 1400 साल पहले बनाया गया था, ठीक है। इसे आप देखेंगे, यानी कि महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम इसमें था कि अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिला खंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों और चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। चित्र में आप देखेंगे कि उड़ीसा का यह जैन मठ है। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिले इमारत को बनाया गया। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे क्या है, यह जो नीचे दिया गया है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार जिसको तोरण भी कहते हैं, को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों या रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हुए हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोग ने इन्हें बनाने में और सजाने में अपना योगदान दिया है। चित्रकला मानचित्र 7 में अजंता को आपको ढूंढना है।
यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया है। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान आकृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। ये देखिए अजंता की गुफा से बनाए गए चित्र थे। ठीक है। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना भी की गई थी। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम, अब देखिए क्या ये तमिल काव्य, इसको भी नोट करेंगे, की रचना इलांगो नामक कवि ने की। अब आपसे अगर पूछा जाएगा, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछा गया क्वेश्चन है कि तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम के रचनाकार या कवि कौन है, तो ये इलांगो नामक कवि हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। अब इसमें देखिए किसकी कहानी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोल्लम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। अब ये देखिए आगे शिल्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन है। ठीक है, यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह से वर्णन किया है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। अब देखिए मणिमेखलाई को किसने लिखा था, इस महाकाव्य को, तो सतनार द्वारा लिखा गया था। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। ठीक है, अन्य लेखक जैसे कालिदास है, इसके बारे में आप जानते ही है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। देखिए अब ये भी पूछेगा कि पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। अब देखिए क्या है, कौशल किसकी राजधानी थी, ये भी पूछ सकता है, अयोध्या। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक क्या है, वाल्मीकि हैं। देखिए
संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि है, इसको भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी ये क्या है, मेघदूत का एक श्लोक था, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ, मेघदूत यह है, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अब आम लोगों द्वारा जाने वाली कहानियाँ, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, सॉरी, आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आस पास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्र में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ में दी गई है। अब यहाँ पर क्या है, एक बंदर की कहानी दी गई है। एक समय क्या, बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बहुत बड़े मीठे थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा की नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इससे एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मड़ासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। ठीक है, विज्ञान की पुस्तकें। इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। ये भी नोट करेंगे आप। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाइए। अब यहाँ पर शून्य के बारे में बताया गया है और आयुर्वेद के बारे में। ठीक है, शून्य क्या है? अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी वह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। ठीक है, आयुर्वेद के बारे में आप पढ़ेंगे। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। एक चरक थे, ठीक है, ये कब प्रथम या द्वितीय शताब्दी ईस्वी में। दूसरा क्या, सुश्रु थे, चौथी शताब्दी थे। ठीक है, चरक द्वारा जो रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रु संहिता में सुश्रु ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। यानी सुश्रु की जो रचना थी सुश्रु संहिता, ठीक है, और चरक की है चरक संहिता। तो प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक को हमने कवर कर लिया है। ज्योग्राफी को भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अब क्लास 7, 8 की एनसीईआरटी को कवर कराया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक को देखने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।